पुलिस की गाड़ी उसी कच्चे रास्ते से धीरे धीरे निकल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस एक महिला अधिकारी अपनी आंखों में आंसू छिपाए उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसका नाम था अनामिका राठौर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। गांव वाले हैरान थे। कभी यहां की सबसे होनहार बेटी आज किसी की लाश की पहचान करने आई थी। गाड़ी जब नीम के पेड़ के पास रुकी तो अनामिका बाहर उतरी। उसी पेड़ के नीचे एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के अंदर मिट्टी पे लिखा था अनामिका रवि। उसके कदम ठिठक गए, आंसू खुद ब खुद गिर पड़े और यहीं से शुरू होती है उस मासूम प्यार की कहानी जो मिट्टी में जन्मा और मिट्टी में ही खत्म हो गया। पिपरिया गांव, जहां सुबह सूरज नहीं मुर्गे की आवाज से होती थी, जहां खेतों में मेहनत और गलियों में सादगी बहती थी, वहीं रहता था रवि कुमार। रवि एक 10 साल का लड़का, नंगे पांव, फटी हुई कमीज और दिल में अनगिनत सपने। वो हर सुबह स्कूल की घंटी बजने से पहले पहुंच जाता था ताकि स्कूल का झंडा ठीक कर सके। उसी स्कूल में आती थी अनामिका राठौर। साफ यूनिफॉर्म, 2 चोटियां, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथ में एक पुरानी किताब। उसकी मां ने सिखाया था, बेटी पढ़ाई ही तुम्हारा गहना है। रवि और अनामिका पहली बार तब मिले जब अनामिका की पेंसिल टूट गई थी। रवि ने अपनी पेंसिल 2 टुकड़ों में तोड़कर आधी उसे दे दी। वो मुस्कुराई और वही मुस्कान रवि के दिल में घर कर गई। दिन बीतते गए। रवि हर दिन अनामिका के लिए छोटी छोटी चीजें लाता, कभी आम का टुकड़ा, कभी खेत से फूल। वो सब चीजें अनामिका अपने बैग में छुपा लेती थी ताकि कोई देख ना ले। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। स्कूल की छत टपक रही थी। बच्चे भाग गए पर अनामिका वहीं खड़ी रही क्योंकि उसके पास छतरी नहीं थी। रवि ने अपनी शर्ट उतारी और उसके सिर पर रख दी। अनामिका ने ऊपर देखा। रवि भीग रहा था लेकिन मुस्कुरा रहा था। वो पल अनामिका की आंखों में हमेशा के लिए बस गया। वो नहीं जानती थी कि यही भीगना एक दिन उसके जीवन का सबसे खूबसूरत याद बन जाएगा। अगले दिन स्कूल में टीचर ने कहा, जो बच्चा परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाएगा उसे शहर भेजा जाएगा। रवि ने पूरी ताकत लगा दी। वो चाहता था कि अनामिका जीते क्योंकि उसका सपना था उसे बड़ा अफसर बनते देखना। पर किस्मत ने अजीब खेल खेला। रवि के नंबर ज्यादा आए पर उसने अपनी कॉपी में जानबूझकर कुछ उत्तर काट दिए ताकि अनामिका पहले आ जाए। अनामिका चयनित हुई। वो शहर जाने लगी। रवि ने उस दिन बस इतना कहा, तुम जो बनोगी मैं भी बनूंगा, बस अपने तरीके से। वो दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठे। अनामिका ने मिट्टी में लिखा, रवि अनामिका हमेशा साथ। और फिर वो चली गई। रवि हर शाम उसी पेड़ के नीचे आता। उसकी नजरें उस मिट्टी पर टिक जाती जहां उसका नाम लिखा था। बारिश आती, मिट्टी धुल जाती, पर वो हर बार फिर से लिख देता। गांव के लोग हंसते, बच्चे चिढ़ाते, पर रवि कहता, जिसने जाना लिखा है वो लौटकर जरूर आएगी। वक्त गुजरा। अनामिका शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। रवि अब भी उसी पेड़ के नीचे, उसी मिट्टी में उसके नाम को संभाले बैठा था। कहते हैं कुछ वादे भगवान भी नहीं तोड़ते, लेकिन कुछ वादों को वक्त तोड़ देता है। बस रवि के सामने से निकल चुकी थी। धूल उड़ी और अनामिका का चेहरा उस धूल में खो गया। रवि मिट्टी में बैठा रहा, उसी नीम के पेड़ के नीचे जहां कल ही उन्होंने अपने नाम लिखे थे। वो मिट्टी अब भी गीली थी और उसी गीलापन में रवि के आंखों के आंसू मिल चुके थे। अनामिका अब शहर पहुंच चुकी थी। पहली बार उसने इतने बड़े स्कूल की इमारत देखी थी। चारों तरफ नए कपड़ों वाले बच्चे, अंग्रेजी बोलते शिक्षक और अजनबी माहौल। वो अक्सर रात को खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या रवि अब भी नीम के पेड़ के नीचे आता होगा। उधर गांव में रवि अब स्कूल नहीं जाता था। वो खेतों में अपने पिता के साथ काम करने लगा था। कभी कभी बच्चों को पढ़ा देता ताकि किताबों से रिश्ता ना टूटे। पर हर शाम जब सूरज डूबता वो नीम के पेड़ के नीचे जरूर आता और मिट्टी पर बस एक ही नाम लिखता, अनामिका। वक्त गुजरता गया। अनामिका कॉलेज पहुंच गई। रवि अब जवान हो चुका था।
मगर उसका मन अब भी उसी गांव के स्कूल में अटका था। एक दिन उसने अनामिका को पत्र लिखा, अनामिका, तुम वहां ठीक हो ना? मैं अब भी वही रवि हूं। मेरे पास कुछ नहीं बदला सिवाय उम्र के। बस ये नीम का पेड़ अब और बूढ़ा लगने लगा है। वो चिट्ठी कभी नहीं भेजी गई। रवि के पास ना पता था ना कोई जरिया। बस उस चिट्ठी को उसने नीम की जड़ में दबा दिया। अनामिका अब एक होनहार छात्रा बन चुकी थी। उसका सपना था आईएएस बनना। उसके पिता हर किसी से कहते, मेरी बेटी अफसर बनेगी, गांव का नाम रोशन करेगी। पर जब भी कोई उसकी सफलता की तारीफ करता, उसकी आंखें अनायास उस नीम के पेड़ की तस्वीर याद कर लेती। वो अक्सर सोचती, अगर रवि होता तो क्या वो मुझ पर गर्व करता। रवि अब भी संघर्ष कर रहा था। गांव में बिजली नहीं थी, पानी की किल्लत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सपना जलता था, कभी तो अनामिका लौटेगी। वो अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए कहता, पढ़ो बेटा, ताकि तुम्हें किसी से कहना न पड़े कि तुम गांव से हो। शायद वो हर बच्चे में अनामिका को देखता था। एक शाम रवि अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान में सितारे थे और हवा में ठंडक। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, तू जहां भी है अनामिका, बस खुश रहना। वो नहीं जानता था कि उसी वक्त शहर में अनामिका अपनी किताब बंद करके खिड़की से वही आसमान देख रही थी। दोनों के बीच सैकड़ों मील की दूरी थी, पर दोनों के दिल अब भी एक ही आसमान के नीचे थे। साल गुजरते गए। अनामिका ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। रात दिन पढ़ाई, कोचिंग और सपनों के बीच कहीं वो अपने गांव का नाम भूल चुकी थी। लेकिन नीम के पेड़ की छाया अब भी उसके दिल में थी। रवि अब पूरी तरह गांव की जिम्मेदारियों में डूब गया था। उसके पिता बीमार हो चुके थे, खेतों की हालत खराब थी और बारिश ने सब बर्बाद कर दिया था। एक रात जब वो खेत में बैठा था, उसने मिट्टी में लिखा, तुम बनोगी अफसर और मैं तुम्हारी कहानी। वो मुस्कुराया, पर आंखों में पानी था। फिर वो दिन आया जब अखबार में एक खबर छपी, गांव पिपरिया की बेटी ने यूपीएससी पास किया, अब बनेगी डीएम। रवि ने अखबार हाथ में लिया। चेहरे पर गर्व था, मगर दिल में सन्नाटा। वो पेड़ के पास गया और चुपचाप बैठ गया। नीम की पत्तियां हवा में हिली, जैसे वो खुद कह रही हों, देखा रवि, वो बन गई। वो दिन अनामिका के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, पर रवि के जीवन का सबसे लंबा। कभी कभी किसी की मंजिल किसी और की कहानी का अंतिम अध्याय बन जाती है। पिपरिया गांव की वो सुबह कुछ अलग थी। हर घर में मिठाई बंट रही थी। लोग कह रहे थे, हमारी बेटी डीएम बन गई। पर उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप अपने खेत के किनारे खड़ा था। वो था रवि। हाथ में अखबार था, चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर आंखें नम थी। उसने नीम के पेड़ को देखा और कहा, वो अपने सपने तक पहुंच गई। अब मुझे उसके नाम से कोई शिकायत नहीं। उधर अनामिका ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। सरकारी बंगला, बड़ी गाड़ी और लोगों का सम्मान, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कभी सोचा था। लेकिन रात को जब वो आईने में खुद को देखती तो लगता जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। कभी नींद आने से पहले वो बालकनी में खड़े होकर कहती, रवि, काश तुम ये देख पाते। दिन गुजरते गए। अनामिका का करियर चमक रहा था। उसी बीच उसके पिता ने कहा, तेरी शादी की बात पक्की हो गई है, दामाद आईपीएस है। अनामिका चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। आईपीएस अर्जुन मल्होत्रा, स्मार्ट, ईमानदार, लेकिन सख्त स्वभाव के अफसर। शादी धूमधाम से हुई, फोटो अखबार में छपे, पर उस मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा था जिसे कोई नहीं सुन सका। उसी वक्त गांव में रवि का जीवन अलग दिशा में बढ़ रहा था। पिता की तबीयत और बिगड़ चुकी थी, खेत सूख गए थे। रवि अब गांव के बच्चों को पढ़ाता ताकि उनका भविष्य अंधेरे में ना जाए। कभी कभी वो स्कूल के कोने में बैठकर बच्चों को वही बातें सिखाता जो उसने अनामिका से सीखी थीं। सपने देखो, पर मेहनत से पूरे करो। लेकिन जब कोई बच्चा पूछता, सर आपने क्या सपना देखा था, तो वो मुस्कुरा देता और कहता, मैंने जो सपना देखा था वो अब किसी और का सच बन गया है। एक रात रवि को एक पुराना अखबार मिला। उसमें अनामिका और आईपीएस अर्जुन मल्होत्रा की शादी की तस्वीर थी। वो देर तक देखता रहा। धीरे से बोला, वो अब मेरी नहीं,
पर मैं अब भी उसका हूं। वो उठा, नीम के पेड़ के पास गया और मिट्टी में लिखा नाम मिटा दिया, पर अगले ही पल कांपते हाथों से फिर वही लिखा, रवि लव अनामिका। दिन बीतते गए। अनामिका की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। आईपीएस अर्जुन उसके पति थे। दोनों एक ही सरकारी क्वार्टर में रहते थे, पर उनके बीच अक्सर खामोशी होती थी। अर्जुन ईमानदार थे, पर सख्त भी। वो प्यार जताना नहीं जानते थे। अनामिका अक्सर रात में अकेले बालकनी में खड़ी रहती और वही नीम का पेड़ याद करती। रवि तो कम बोलता था, पर वो खामोशी में भी मुझसे बातें करता था। एक दिन ऑफिस में अनामिका को एक फाइल मिली, ग्राम विकास योजना, पिपरिया ब्लॉक। उसने तुरंत नोट किया, इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड। वो मुस्कुराई नहीं, बस गहरी सांस ली। कई साल बाद उसे वही गांव फिर से देखने का मौका मिला था। जब उसकी गाड़ी गांव के बाहर रुकी, वो उतरकर धीरे धीरे चली। हर मोड़, हर घर, हर पेड़ उसे पहचानता लग रहा था। पर एक चीज गायब थी, वो हंसी, वो मासूमियत। गांव अब बूढ़ा हो गया था, जैसे रवि की उम्मीदें। भीड़ में उसे एक आदमी दिखा, दाढ़ी में सफेदी, आंखों में थकान, पर चेहरा वही पुराना, रवि। वो कुछ पल उसे देखती रही। रवि भी पहचान गया, लेकिन दोनों के बीच सैकड़ों लोगों की भीड़ और बरसों की दूरी थी। वो नजरें मिली और फिर झुक गई। दोनों के होंठ कुछ नहीं बोले, पर दिल जरूर कह रहे थे, तू वही है ना। शाम को जब रवि उसके ऑफिस आया तो दरवाजे पर बोला, मैडम, आपने बुलाया था। अनामिका ने सिर उठाया। कमरा सन्नाटा बन गया। रवि, बस इतना ही कहा उसने। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत आगे निकल गई तुम भी तो। नहीं अनामिका, मैं वहीं रह गया जहां तुमने छोड़ा था। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन बाहर लोग थे, कैमरे थे, सरकारी माहौल था, तो उन्होंने अपने आंसू निगल लिए। उस दिन के बाद अनामिका कई रातें सो नहीं पाई। वो अपने पति अर्जुन से बात करती, पर दिल कहीं और भटकता। रवि अब गांव में बस एक साधारण शिक्षक नहीं था, वो उसके अतीत का वो हिस्सा था जिसे वो कभी मिटा नहीं सकी। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ दे देती है, पर वो एक चेहरा छीन लेती है जिसकी मुस्कान हमारी सांसों से जुड़ी होती है। अनामिका अब अफसर थी, पत्नी थी, पर वो अब भी रवि की कहानी की लड़की थी। कहते हैं किस्मत कभी बिना दस्तक के नहीं आती, वो तब आती है जब हम सबसे ज्यादा यकीन में होते हैं कि सब ठीक चल रहा है। अनामिका को भी यही लगा था। डीएम बनने के बाद जिंदगी अब संभल गई है, पर उसे नहीं पता था कि जो किस्मत की बुनावट थी, उसके धागे अब उलझने वाले हैं। पिपरिया ब्लॉक के एक छोटे गांव में जमीन घोटाले की शिकायत आई थी। रिपोर्ट में कुछ नाम थे और उन नामों में एक नाम देखकर अनामिका का दिल रुक गया, रवि कुमार, ग्राम शिक्षक। वो देर तक फाइल देखती रही। आंखें पड़ रही थीं, पर दिमाग कहीं और था। उसके जूनियर अफसर बोले, मैडम, आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी जमीन पर अनाधिकृत निर्माण कराया है। अनामिका ने धीरे से कहा, सबूत इकट्ठे करो। लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी। रवि, वो आदमी जो ईमानदारी सिखाता था, वो ऐसा कर सकता है या फिर कोई साजिश है? अगले दिन अनामिका खुद जांच के लिए पहुंची। रवि वहां पहले से मौजूद था। जब उसकी नजर अनामिका पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अनामिका का स्वर कांप गया, पर उसने खुद को संभाला। रवि, अब मैं अनामिका नहीं, मैं जिला अधिकारी हूं। अगर तुम निर्दोष हो तो सबूत दो। रवि की आंखें भर आईं। कभी भरोसा किया था तुमने मुझ पर, आज सबूत मांग रही हो? अनामिका ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर गाड़ी में बैठ गई। कुछ दिन बाद रिपोर्ट आई। रवि के नाम पर दस्तखत वाले कागज मिले, जिनमें जमीन के फर्जी पट्टे दिखाए गए थे। अनामिका जानती थी कि रवि ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दस्तावेज सबके सामने थे। उसके अधिकारी बोले, मैडम, आदेश दीजिए गिरफ्तारी के। अनामिका के हाथ कांप गए। उसने कागजों को देखा और याद आया वो दिन जब रवि ने पहली बार कहा था, मैं तेरा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। पर आज वही भरोसा उसके सामने सवाल बनकर खड़ा था। आखिरकार उसने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए।
ग्राम शिक्षक रवि कुमार को गिरफ्तार किया जाए। शाम को रवि को जेल में ले जाया गया। गांव के लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। अनामिका अपने बंगले की खिड़की से सब देख रही थी। रवि की नजर उसकी नजर से मिली। वो मुस्कुराया, हल्की टूटी हुई मुस्कुरान के साथ। कम से कम इस बार तो तुम आई हो। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़ पड़ी, पर गाड़ी जा चुकी थी। अगले दिन अनामिका जेल पहुंची। वो चाहती रवि से खुद बात करे। जेलर ने कहा, मैडम, कैदी आपसे मिलना नहीं चाहता। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, फिर भी ले चलो। जब वो सेल के सामने पहुंची, रवि दीवार की तरफ पीठ किए बैठा था। उसने धीरे से कहा, अब किस हैसियत से आई हो? अधिकारी के रूप में या उस लड़की के रूप में जिसने मुझसे वादा किया था कभी छोड़कर नहीं जाएगी? अनामिका की आवाज टूट गई। रवि, मैं मजबूर थी। मैं जानती हूं तुम निर्दोष हो, तो साबित करो। अनामिका को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वो रोते हुए लौटी। घर पहुंची तो उसके पति अर्जुन वहां थे। फिर वही रवि कुमार का केस? हां। अनामिका, तुम अपने अतीत को दफन कर दो। अब तुम एक अधिकारी हो, तुम्हारे फैसले में भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अनामिका कुछ नहीं बोली। वो बस दीवार की ओर देखती रही, जहां पहले कभी रवि के भरोसे वाली तस्वीर लगी थी, अब उसकी जगह कानून की दलीलें थी। रात को उसे नींद नहीं आई। वो बार बार वही शब्द सुनती रही, तो साबित करो। अगले दिन उसने खुद जांच संभाली। कागजों को फिर से देखा। दस्तखत, मोहर, तारीख सब मिल रहे थे, लेकिन एक दस्तावेज पर स्याही अलग थी। वो झट से समझ गई, किसी ने दस्तावेज फर्जी बनाए हैं। उसने छानबीन की और पाया कि यह सारा काम एक स्थानीय दलाल महेंद्र ने किया था, जो राजनेताओं के लिए जमीन घोटाले करता था। रवि का नाम सिर्फ इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि वो उस जमीन के पास वाले स्कूल में पढ़ाता था। अनामिका ने गुप्त टीम बनाई, दिन रात मेहनत की। महेंद्र को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि रवि कुमार को मैंने फंसाया था क्योंकि उसने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था। अनामिका की आंखें भर आईं। वो सीधे जेल पहुंची। रवि उसी कोने में बैठा था जहां वो उसे छोड़कर आई थी। उसने धीरे से कहा, रवि, सब कुछ साफ हो गया है, तुम निर्दोष हो। रवि ने उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। मैं जानता था तू मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगी। अनामिका ने उसके हाथ को थाम लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। जब रवि जेल से बाहर निकला तो आसमान साफ था, बादल छट चुके थे। वो अनामिका के पास गया और बोला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस इतना चाहता हूं तू खुश रहे। अनामिका बोली, और मैं चाहती हूं कि तू भी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। लेकिन दोनों जानते थे कि वो जितना भी आगे बढ़ें, उनके दिल अब भी उसी पुराने स्कूल की दीवारों में अटके हुए हैं। प्यार और फर्ज के बीच की ये जंग शायद कभी खत्म नहीं होती। कभी हम फर्ज निभाते हैं और प्यार हार जाता है, कभी प्यार जीत जाता है और हम खुद हार जाते हैं। अनामिका ने अपना फर्ज निभाया, पर कहीं ना कहीं उसने अपनी आत्मा वहीं जेल की दीवारों में छोड़ दी। रवि जेल से छूट चुका था, पर उसकी जिंदगियां पहले जैसी नहीं रही। लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। कई लोग अब भी उसे शक की नजरों से देखते थे। वो कुछ नहीं कहता, बस बच्चों को पढ़ाता और शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता, वहीं जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। एक दिन वो स्कूल के कमरे में बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था कि अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ। बच्चों ने उसे संभाला, लेकिन वो गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल की हालत खराब थी। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी पुरानी है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। लेकिन दवा से ज्यादा उसे किसी और की जरूरत थी, किसी अपने की। उधर अनामिका को एक फोन आया।
लाइन के उस पार एक आवाज थी, मैडम, रवि कुमार की तबीयत बहुत खराब है, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। कुछ पल के लिए अनामिका की सांसें रुक गईं। उसने तुरंत ऑफिस छोड़ दिया। ड्राइवर ने पूछा, कहां चलना है मैडम? पिपरिया हॉस्पिटल। रास्ते भर अनामिका की आंखों के सामने बस एक चेहरा घूम रहा था, वो मुस्कुराता हुआ रवि जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देता था, आज खुद मौत से लड़ रहा था। गाड़ी अस्पताल के गेट पर रुकी। वो दौड़ती हुई अंदर गई। रवि बेहोश था, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथों में सलाइन। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रवि, आंखें खोलो, देखो, मैं आ गई हूं। डॉक्टर ने कहा, इनका हौसला कमजोर है, इन्हें किसी अपने की जरूरत है। कुछ पल बाद रवि ने आंखें खोली। वो मुस्कुराया। तू आ गई। अनामिका की आंखों से आंसू झर रहे थे। मुझे माफ कर दो रवि, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। रवि ने धीरे से कहा, नहीं अनामिका, तूने जो किया वो तेरा फर्ज था और तू हमेशा सही थी। मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहा है। वो पल इतना गहरा था कि वक्त भी थम गया। दोनों की आंखों में अधूरी मोहब्बत का सागर था। अगले कुछ दिन अनामिका रोज अस्पताल आने लगी। वो हर शाम रवि के पास बैठती, कभी उसका हाथ पकड़कर किताबें पढ़ती, कभी उसे पुराने दिनों की बातें सुनाती। रवि कहता, तू अब भी वही है, वही जो मुझे शब्दों से जीना सिखाती थी। अनामिका मुस्कुराती पर आंखें भर आती। एक रात रवि ने कहा, अनामिका, अगर वक्त ने हमें फिर मिलाया तो शायद उसे कुछ अधूरा पूरा करना था। क्या अधूरा रवि? वो वादा कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने अनामिका का हाथ अपने सीने पर रखा। अब जो भी धड़कन बचे हैं वो तेरे नाम है। अनामिका कुछ नहीं बोल पाई, बस आंसू उसके हाथों पर गिरते रहे। सुबह हुई, आसमान में हल्की रोशनी थी। अनामिका अस्पताल पहुंची, पर डॉक्टरों के चेहरों पर सन्नाटा था। रवि अब नहीं था। वो उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी पकड़े था जिसमें लिखा था, मैं तेरी कहानी का वो हिस्सा हूं जो कभी खत्म नहीं होगा। अनामिका ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और पहली बार जोर से रोई। वो अफसर नहीं रही, वो बस वही पुरानी लड़की बन गई जो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त के साथ सपने देखा करती थी। कुछ दिनों बाद गांव के बीच में एक नया स्कूल खुला। उसका नाम था रवि आनंद प्राथमिक विद्यालय। उद्घाटन करने के लिए अनामिका आई। उसने बच्चों को देखा, मुस्कुराई और नीम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर बोली, जहां भी होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। हवा चली, नीम की पत्तियां सरसराएं जैसे वो सुन रहा हो। कभी कभी जिंदगी हमें नहीं मिलाती ताकि हम साथ रहें, बल्कि इसलिए कि हम एक दूसरे में अमर हो जाएं। रवि और अनामिका शायद एक नहीं हो पाए, पर उनकी कहानी आज भी उसी नीम के पेड़ की छांव में जिंदा है, जहां दो बच्चों ने पहली बार एक दूसरे से कहा था, हमेशा साथ रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।